जी, फर्स्ट सेशन के लास्ट में जो आसिया ने सवाल पूछा था वो ये था कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं और हमारा ओनरशिप का स्टेटस और ये चीजें वहां पे कैसे मेंशन करनी है। अच्छा, इसमें पहली बात तो ये है कि मैंने आपको बताया है कि वहाँ कोई आपके राइट्स जो हैं या प्रॉपर्टी के अंदर जो आपका इंटरेस्ट है, राइट्स हैं, उसकी कोई डिटर्मिनेशन नहीं हो रही। तो आप सिर्फ जो है वहां पे आपने एक एड्रेस डिक्लेयर करना है और उस एड्रेस के मुतालिक आपने बताना है कि आप यहाँ पे किराएदार रहते हैं या आपका अपना है और किस पर्पस के लिए आप दे रहे हैं एफबीआर को। इस पर्पस के लिए कि जब हार्ड फॉर्म में पोस्टल एड्रेस के ऊपर एफबीआर को आपको कांटेक्ट करना पड़े तो वो आपको कोई लेटर भेज सके, आपको कोई नोटिस भेज सके। इसका टोटल पर्पस ये होता है। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया कि उसमें दो ऑप्शन है कि आप टेनेंट हैं या आप ओनर हैं। अगर आप जॉइंट फैमिली सिस्टम में हैं और घर जो है वो आपके फादर के नाम पे है तो आप अभी उसके ओनर नहीं हैं, लेकिन आप दूसरे लफ्जों में टेनेंट भी नहीं है। तो आप ऐसा करें कि उसका जो ओनर वाला ऑप्शन है उसको आप सिलेक्ट कर ले और वहां पे आप वन लिख लें। आगे जो ओनरशिप का स्टेटस है उसमें वन, वो आप कैसे डिटरमिन करेंगे, आप कितने बहन भाई हैं, आपकी कितनी परसेंटेज है, तो आप उसको आगे वन लिख लें। ये एक्सेप्टेबल है और आपके हद तक ठीक है। इससे अंदाजा हो जाता है कि आपका घर अपना है, जो आपके जो है किसी भी आपकी रिलेटिव जो है उसके नाम पे है। अगर आपके नाम पे होता तो फिर आप 100% लिखते, तो ये अंदाजा उससे हो जाता। ये तरीका आपने अडॉप्ट करना है। कोई सवाल और है? जी सर, थैंक यू। सर क्वेश्चन सर एक ये है कि सर ईमेल और आपने बताया था कि कॉन्टेक्ट नंबर लिखेंगे और ईमेल दोनों पे सर फिर हमारा पिन आएगा, तो सर वो वेरीफाई कहाँ से होगा? और दूसरी बात ये कि जब हम आईआरएस के पोर्टल पे जाएंगे, लॉगिन करेंगे, तो वहाँ हम सीएनआईसी से भी कर सकते हैं और प्लस में मोबाइल नंबर से भी कर सकते हैं। सर ये थोड़ा सा कंफर्म कीजिएगा। नहीं नहीं, मोबाइल नंबर से नहीं कर सकते। आपका लॉगिन जो है वो आपका सीएनआईसी नंबर होगा और इन अदर वर्ड्स आपका सीएनआईसी ही जो है एफडीआर के साथ एक रिकॉग्निशन है। ठीक है, आपका एनडीएन नंबर जरूर होता है लेकिन वो अभी सेकेंडरी चला गया है। आपका सीएनआईसी ही सब कुछ होता है और आपको इसी सीएनआईसी को ही आप अपना एनडीएन समझे। जी, ये सिलसिला है। और सवाल? ये बेटा नबीना, जो मैंने अभी आपको पूरे पिछले लेक्चर में ओपन करके दिखाया है यही पोर्टल है। इसी को पोर्टल कहते हैं। ये जो खुला हुआ है, जो आपको पिछले सारे लेक्चर में मैंने बताया, नजर आ गया पोर्टल? कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, लेट की थी, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो ये पोर्टल है जो अभी आपको नजर आ रहा है। इसमें ये किस आदमी का पोर्टल है, ये नाम लिखा हुआ है। ठीक है ना, ये इस आदमी का पोर्टल है। और अभी जनाब इसको हमने कब से लॉग इन किया हुआ है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये दे रहा है। और ये सारे जो टैब्स हैं, अगर आप इनकी क्लिक करें ना तो इसमें बहुत ये देखिए, इसके अंदर इतनी सारी चीजें हैं। ये कैसे करनी है, ये आहिस्ता आहिस्ता आपको पता चले। चलिए, और कोई सवाल है जब मैं थोड़ा सा आगे मूव करूँ? एक्सक्यूज मी सर। सर ये जो एनपीएन की रजिस्ट्रेशन हम करते हैं सर, क्या हम इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं? कोई प्रैक्टिस का ऑप्शन है? अगर नहीं है तो अगर हम फॉर एग्जाम्पल अपना बनाते हैं, अपनी जो एनपीएन की रजिस्ट्रेशन करते हैं अपने सीसीएनएस से, तो क्या हम बाद में उसको जाके डिलीट कर सकते हैं या नहीं उसको किसी तरह से खत्म कर सकते हैं? नहीं, एनटीएन एक दफा बन जाए, एक दफा एनटीएन बन जाए तो वो खत्म नहीं हो सकता। और ये मैं आपको कुछ दिनों बाद जो पढ़ाऊंगा तो आप उसमें देख लीजिएगा कि ये आपकी लीगल रिक्वायरमेंट है, मैंडेटरी है आपके लिए कि आपने एनटीएन देना है, ये प्रोफेशनल। ठीक है, उस हर्ज नहीं है अगर आप ले लें या किसी और का पासवर्ड वगैरह ले, क्योंकि ये फिर आगे आप प्रैक्टिस करेंगे तो अच्छा। जब
जी जी। ठीक है, जो वेबसाइट है उससे ये आईआरएस का लिंक ओपन होगा या आईआरएस का लिंक हम डायरेक्ट खोलेंगे? एक्चुअली मुझे ये बता दें तो मैं अभी लैपटॉप पे खोल लेती। अभी नहीं बेटा, आपने खोलना, अभी आप लेक्चर सुने, आप बाद में इस नहीं रिकॉर्डिंग को नहीं, मैं देखें। सुनते हुए एक्चुअली चीजें देख रही थी तो इसलिए बस। आप इस तरह ना करें, बाकी लोगों ने भी देखना है। ठीक है, तो आप इसको अपने लेक्चर को आराम से सुनिएगा और इसको आप अपना एनटीएन बनाइएगा। ठीक है, और उसको ऐसे आप दो तरह, आपका माइंड इधर जो है लेक्चर सुनने पे भी है और फिर आप उधर साथ कर रहे हैं, तो ये ऐसे आप मुश्किल हो जाएगा आपके लिए। अच्छा, जो चीज समझ नहीं आती फिर मेरे से अगले लेक्चर में बेशक पूछ लीजिएगा, लेकिन ये बेहतर है कि आप अपना लॉगिन और पासवर्ड ये जनरेट कर लें, अपने टीम पोर्टल बना लें, ताकि आपने जो भी रिहर्सल करनी है, प्रैक्टिस करनी है, वो अपने पोर्टल से करें। जी, कोई और सवाल है? आगे चलो। सर क्या एनटीएन अच्छा बनाना मेरे सबके से लिए? एक एक एक, अ, एक किरण। सर मेरा ये सवाल था कि जब एनटीएन हम रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो उसके बाद हम लाइक उसके लिए तो फिर हमें जो है वो इनकम टैक्स हमें फाइल करना पड़ेगा ना एनुअली, या जस्ट बना के छोड़ सकते हैं? छोड़ नहीं सकते। जैसे अगर हम जब प्रैक्टिस के लिए अपना जी एनटीएन जी, रजिस्ट्रेशन जब करवाते आप हैं देखिए ये कोर्स पढ़ तो रहे हैं, आप बाकी लोगों का जो है ना वो काम करेंगे, उनकी टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, तो आप साथ अपनी भी कर लेंगे। साल में अगर आप अपनी टैक्स रिटर्न के लिए 5 मिनट लगा लेते हैं, तो इसमें क्या मसला, मसला है इसमें? ये जब सारी चीजें आप पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो नो। जाएगा कि मुझे करना चाहिए, आप खुद इस बात से कन्विंस हो जाएंगे। ठीक है, ओके ओके। और कोई सवाल था बीच में, कुछ और बोल रहे सर एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि सर हम हमारा जो कि हमने सर टैक्स पढ़ा नहीं इतना। थे? नहीं आवाज आ रही है आपको? तो ये ना यही टेंशन है कि रिटर्न का मतलब ये होता है कि हमें कुछ ना कुछ जो है एफबीआर को पे करना होगा एनुअली। नहीं सर नहीं अगर नहीं, आप इस पे इसका कोई बैलेंस ऐसा, ऐसा नहीं इसका होगा और मकसद हमें ना जो कोई बैलेंस करना होता है। नहीं, इसका 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 मतलब ये हरगिज नहीं है कि आपने एफबीआर को कुछ पे करना है। अभी आप लोगों को कैसे आगे कंसल्टेंसी देंगे, लोगों को कैसे एडवाइस करेंगे अगर आप खुद डरे होंगे? ठीक है ना? सर आप तो पूछ लें सबसे, सबका यही सर टेंशन है, इसीलिए सब बार बार पूछ रहे हैं सर हमें रिटर्न फाइल करना होगा। सर इसलिए मैं आपको चाह रही थी कि आप बता दें कि हम इस तरह का कुछ नहीं है, फिर हमें बैलेंसिंग करनी होगी कि हमने कहाँ से लिया और कहाँ ओ, पे खर्च किया। ओ भाई ये आपके लिए मैंडेटरी है, आपने ये काम करना है, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ आप कर लें। ठीक है, इससे आप बच नहीं सकते, और ये सर कल आप को तब। अगर इनकम टैक्स वाले हमारे दरवाजे पे आके खड़े हो गए ना तो सर फिर मसला हो जाएगा। मुझे बात ये बताएं कि आप अगर डॉक्टर जो है सर्जन हो, और सर्जन जो है उसने ऑपरेशन करना हो और उसके हाथ कांपना शुरू कर दे, तो वो ऑपरेशन कर सकेगा, वो ऑपरेट कर सकेगा? वो कभी भी नहीं कर सकेगा। आपने लोगों को एडवाइस करना है, लोगों के लिए टैक्स कंसल्टेंट बनना है, और अगर आप खुद ही डर रहे हैं तो फिर ये काम कैसे होगा? मुझे याद है जब मैंने पहली इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की थी ना, मेरे भी हाथ कांप रहे थे कि पता नहीं ये मैं सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, पता नहीं क्या कर रहा हूँ मैं, सबमिट कर दूं ना करूं, बनाऊं ना बनाऊं। ठीक है, तो इस कश्मकश में कुछ अरसा आप रहेंगे, उसके बाद आपको ये मैटर जो है ना ये एक नॉर्मल मैटर लगेगा। जैसे अभी मेरे पास बहुत सारी रिटर्न्स आती हैं जिसपे हार्डली मैं 2 से 3 मिनट लगाता हूँ। ठीक है ना, मेरे लिए वो 5 मिनट से ज्यादा काम नहीं होता, और लेकिन उसके लिए कभी जी कभी। सर यही बात है, बिल्कुल सही है। ठीक है, अभी देखिए ना, अगर आपको ऑपरेट करना पड़े किसी बंदे का, तो आपके हाथ कांपना शुरू हो जाएंगे, आप देख भी नहीं पाएंगे, और डॉक्टर के लिए वो नॉर्मल एक्टिविटी है। सामने ऑपरेशन हो रहा होता है और वो खड़े होकर ना साथ पीछे जनाब उनको इंस्ट्रक्शन भी दे रहा होता है और चाय भी पी रहा होता है। ऐसी बहुत सारी वीडियोस और पिक्चर्स वायरल हुई हैं, आपने देखा होगा कि डॉक्टर आपस में हंस रहे हैं, गप्पे लगा रहे हैं, सामने जो मरीज साहब है उनका ऑपरेट हो रहा है। ठीक है, ऐसे प्रैक्टिस से क्यों? क्योंकि वो बाकी उनके सर आप लिए हमें उनकी तो इसलिए अभी आप इससे डरे नहीं, थोड़े थोड़े अरसे बाद आपको खुद ही समझ आ जाएगी कि ये जो है ना ये डरने वाला मामला नहीं है। आपने लोगों को बेसिकली ये डर और खौफ लोगों से खत्म करना है, तो पहले आपके अंदर से खत्म होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, मेरा इसके लिए एक सवाल ये था हम्म, कि अगर अभी लाइक सपोज मैं वर्किंग वुमेन हूँ और बाद में मैं हाउस वाइफ बन जाती हूँ, तो हाउस वाइफ के लिए तो फिर ये है कि मैं मेरी कोई इनकम ही नहीं है ना?
अगर जब मेरी इनकम ही नहीं होगी और मैं टैक्स नहीं पे कर पाती, तो क्या मुझ पे कोई पेनल्टी लगेगी? कोई बेटा, पेनल्टी चार्ज करेगा? नहीं, बेटा, मैं एक सवाल, इतने सुनिए, सारे सवाल थे। मेरी बात तो सुनो, मेरी बात सुनो। इनकम टैक्स ठीक है। रिटर्न का कतन मकसद ये नहीं होता कि आपने टैक्स पे करना है। आपने हम्म। अपना एक हिसाब किताब जो है ना, एक सेल्फ असेसमेंट के तहत वो आपने जमा कराना है। मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगा ये चीजें, सिर्फ मैंने आज आपका इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए ये चीजें आपको सिर्फ दिखाई हैं। हालांकि बहुत सारी चीजें थ्योरेटिकली अभी पढ़ने वाली है और बहुत कुछ रहता है, ठीक है ना। लेकिन ये सिर्फ मैंने ना आज थोड़ी सी ना इंटरेस्ट कोर्स के अंदर जनरेट करने के लिए, थोड़ा सा आप लोगों को पार्टिसिपेशन के लिए ये आपको करवाया है। इसमें बहुत सारी, अभी तो आपने ये भी पढ़ना है कि किस के टैक्स रिटर्न फाइल करनी है, किसके लिए मैंडेटरी है, किसके लिए नहीं है, कौन कौन से लोग एग्जेम्प्ट हैं, और टैक्स रिटर्न का मतलब क्या है, सेल्फ असेसमेंट होती क्या है, ये सारी चीजें तो आपने पढ़नी है। तो आप बिल्कुल ना डरें। ठीक है आपको सर, प्रोसीड करें हम आगे। आई थिंक क्योंकि कुछ सवाल ऐसे हैं हमारे, क्योंकि वो जब आप हमें पढ़ाएंगे तो इंशाल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम हम जी क्लियर जी होते जाएंगे जी इंशाल्लाह। जी। मैंने तो सिर्फ आपको प्रैक्टिकल टच आज दिया, आज मैं थोड़ा सा उससे हट गया हूँ, क्या कहते हैं उसको, जो थ्योरेटिकल स्टडी थी ना उससे जानबूझ के थोड़ा सा मैंने आज डाइवर्जन किया। अच्छा जी। बोरिंग हो रही थी। क्या हुआ? अच्छा जी। तो गुजारिश ये है कि दो चीजें मैंने आपको, पोर्टल नजर आ रहा है ना? पोर्टल नजर आ जी रहा है सर, ना? आ रहा है। ओके। तो जी पोर्टल, सर। जी पोर्टल पे मैंने आपको एक इनकम टैक्स रिटर्न दिखाई है, जिसमें उसके दो पार्ट थे। पहला पार्ट क्या था? पहला पार्ट क्या था? इनकम टैक्स रिटर्न। और दूसरा पार्ट क्या था? वेल्थ स्टेटमेंट। ये है ना, ये पहला पार्ट जो है ये यहां तक है, ये इनकम टैक्स रिटर्न का पार्ट है। और जो दूसरा पार्ट है ये 116 सेक्शन के तहत वेल्थ स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स रिटर्न क्या होती है और वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है। आप में से कोई बता सकते हैं कि ये दोनों क्या चीजें हैं, ये कैसे बनती हैं, इसके पीछे क्या वर्किंग होती है, कोई बता सकता है? सर आप रिपीट करेंगे, आपका क्या क्वेश्चन है? क्या बोला आपने, मैं समझ नहीं है। आप रिपीट करेंगे प्लीज, आपका क्वेश्चन क्या है? हाँ, मेरा सवाल ये है, मैंने आपसे ये पूछा है कि आपको एक मैंने इनकम टैक्स रिटर्न जो है वो ओपन करके दिखाई है, और आपने, मैंने आपको उसका ओवरव्यू दिया है, और मैंने आपको ये बताया कि इसका जो पहला पार्ट है वो इनकम टैक्स रिटर्न है, और इसका जो दूसरा पार्ट है वो वेल्थ स्टेटमेंट है। तो आप लोगों से मैं ये पूछ रहा हूँ कि आप क्या समझते हैं कि इनकम टैक्स रिटर्न का जो पहला पार्ट है उसके अंदर क्या चीजें आ रही हैं, और वेल्थ स्टेटमेंट जो है उसके अंदर क्या चीजें आएंगी, इस बारे में आप क्या समझते हैं? मैंने ये सवाल पूछा जी। कुछ समझ आ रहा है? कुछ सवाल समझ आया? नहीं? सर वेल्थ स्टेटमेंट हमारी अपनी सर जितनी मतलब इनकम एसेट से हमारे, वो सब वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट है, और वो हमने कहाँ कहाँ पे खर्च की है, लाइबिलिटीज हमारी क्या है, वो वेल्थ स्टेटमेंट का पार्ट है। ठीक हो गया। अच्छा, आप में से, ट्वेल्थ स्टेटमेंट ये होगी जो हमारी अकाउंट की ट्रांजेक्शन होंगी, कि हमने कहाँ कहाँ पे यूज किया है अपना पैसा, और हमारे सारे एसेट्स होंगे उसमें। अच्छा, आप इस वक्त 5 लोग मौजूद हैं। आप में से अकाउंटिंग और फाइनेंस का बैकग्राउंड किस किस का है? मतलब बी काम भी अकाउंटिंग का बैकग्राउंड ही है। आप में से कितने लोगों का है? आसिया, आपने बी काम किया हुआ? ठीक है, तमीना का है। और किसका, मैसेज ही यस कर दो। सर, यस सर,
बीकॉम होल्डर हूँ, लेकिन सर आई डिड माई बीकॉम प्राइवेटली, सो आई नॉट वेल वर्स विद द दैट डजंट मैटर, अकाउंटिंग। दैट डजंट मैटर कि आपने प्राइवेटली किया है या आपने पब्लिकली किया है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। पड़ा तो है ना, आपने पेपर तो पास किए हैं। अच्छा, ठीक हो गया। और ये सर, लेकिन काफी हद तक सर भूल चुके हैं अब। बिल्कुल याद आ जाए। अच्छा जी, अभी मैं आपको कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको एक्सेल की शीट नजर आ रही है? एक्सेल की शीट नजर आ गई? नहीं सर, अभी शेयरिंग हो रही है। बड़ी देर करती, मेहरबान आते आते अभी भी नहीं आई। सफर बहुत है ना। एक्सेल की शीट में शेयर होना है इस्लामाबाद से और पहुंचना है कराची, फासला बहुत है। अभी नजर आई? नो सर। दोबारा शेयर करता जी सर, आप नजर आ गई। हूँ। ओके। अच्छा, ये देखिए, मैं कहता हूँ एक है मिस्टर अली, ठीक है? मिस्टर अली जो है ना, वो जॉब करता है। अगर वो जॉब करता है तो वो सैलरीड इंडिविजुअल है, ऐसा ही है। यस सर। मैं कहता हूँ कि पिछले साल ना उसकी जो सैलरी थी, उसकी सैलरी थी 1,50,000 पर मंथ। तो उसकी साल की सैलरी कितनी होगी? अगर 150,000 पर मंथ हो तो साल की सैलरी कितनी बनती है? 18 लाख। 18 लाख। 18। जी। जी जी, 18। अच्छा, मैं कहता हूँ उस सैलरी में ना उसका मेडिकल अलाउंस जो है ना, वो भी शामिल है, जो बेसिक सैलरी का 10% है, और उसकी अमाउंट है 2 लाख रुपए। उस सैलरी के ऊपर जो एम्प्लॉयर है उसने टैक्स विद होल्ड किया है। उसने टैक्स क्या किया है? काट लिया है। विद होल्ड करने का इसको कहते हैं टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, या विद होल्ड कर लिया उसने। इसके ऊपर उसका जो टैक्स हो विद होल्ड किया है वो किया है 1,25,000। समझ रहे हैं? मेरे साथ हैं आप? हम्म। ये उसकी डिटेल है। उसके बाद मैं कहता हूं कि उसके जो घर की उसने अखराजात किए हैं ना, उसने थोड़ा सा इसको 2-3 हेड्स में कर लेते हैं। उसने बच्चों की एजुकेशन पे जो खर्च किया है ना, वो उसने किया है, मैं कहता हूँ 2 लाख रुपया। उसने जो घर की यूटिलिटीज हैं उस पे खर्च किया है 1,25,000 रुपया साल का। ये सारे साल के फिगर हैं। उसको भी शार्ट कर देते हैं। उसने अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस जो हैं उस पे उसने खर्च किया है 1,50,000 रुपया। सम अप कर लेते हैं, टोटल हो गया 470।
राइट, यहां तक समझ आ गई। उसके बाद ये जो पैसे हैं जो उसको सैलरी मिली है उसमें से उसके बैंक अकाउंट में पड़े हैं 2.5 लाख रुपया। एक उसने बाइक लिया 1,25,000 का। एक उसने कोई फाइल ले ली प्लाट की 1 लाख रुपए की। यहां तक समझ आ रही है आप? आप मौजूद हैं? आप इधर ही हैं ना सर सारे? ये WHT सर विद होल्डिंग टैक्स है ये? जी विद होल्डिंग। अच्छा, सही। अच्छा, ये जो सारी इंफॉर्मेशन मैंने लिखी है ना इसमें इनकम टैक्स रिटर्न का कुछ पार्ट है, कुछ पार्ट जो है वो किसका है, बैंक स्टेटमेंट का है। इस इंफॉर्मेशन को हमें कैसे लेना चाहिए? इस इंफॉर्मेशन को, ये जो इंफॉर्मेशन यहाँ पे पहले गिवन है, ये सारी की सारी जो है आप कहते हैं कि इसमें मैं एक और चीज बता दूं। उसकी एग्रीकल्चर इनकम भी है जो कि 5 लाख पर एनम है। अभी हम इसकी इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसको थोड़ा सा करते हैं। सैलरी इनकम, ₹18 लाख। इसको मैं कहता हूँ ये उसकी टोटल इनकम है, ये उसकी एग्जेम्प्ट इनकम है, और ये इसकी राइट। इसमें से कुछ भी एग्जेप्ट नहीं है, ये this माइनस this, ये सारी की सारी जो है ये टैक्स। उसके बाद उसकी दूसरी जो इनकम थी वो था मेडिकल अलाउंस। मैं कहता हूँ ये 18 लाख में शामिल नहीं है। मेडिकल अलाउंस जनाब है 2 लाख रुपया। और ये जनाब मेडिकल अलाउंस जो होता है ये 10% तक एग्जेम्प्ट होता है। मैं कहता हूँ ये बेसिक सैलरी का 10% है ये है। तो टैक्सेबल इसमें से क्या होगा, 0। उसके बाद आ जाता है एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम कितनी है, 5 लाख। ये भी सारे की सारी फॉर द पर्पसेस ऑफ इनकम टैक्स एग्जेम्प्ट है। तो टैक्सेबल कितनी होगी, 0। उसके बाद हमारे पास, मैं कहता हूँ इसके ऊपर टैक्स पेएबल जो है
पेएबल 18 लाख के ऊपर बनता है 1,35,000। ऐसा आपने ऑलरेडी टैक्स कितना दिया हुआ है? कितना है? 1,00,000 1,25,000। बैलेंस टैक्स, ये मैंने कोई रेट नहीं अप्लाई किए, वैसे ही आपको अंदाजे से बता दिया। अच्छा, इस सिनेरियो के अंदर ये इनकम टैक्स रिटर्न है। इस इनकम टैक्स रिटर्न के अंदर हमने क्या किया है? हमने ये देखा है कि यहाँ पे कि आपकी टोटल इनकम कितनी है, आपकी एग्जेम्प्ट इनकम उसमें से कितनी है, और आपकी जो है वो करना, आगे ले जाएं, ठीक है। तो इसका भी ठीक है कि आपकी टोटल इनकम कितनी थी, 25 लाख, उसमें से एग्जेम्प्ट इनकम कितनी है, 7 लाख, और आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बनी है, 18 लाख। 18 लाख के ऊपर जो है टैक्स लाइबिलिटी जो बनती है वो 1,35,000 है। 1,25,000 आपका एम्प्लॉयर जो है उसने ऑलरेडी आपसे टैक्स काट लिया है, तो आपका बकाया जो टैक्स है वो 10,000 रुपए है, जो आपने अपनी रिटर्न के साथ पे करना है। और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ कि आपका जो टैक्स बनता ही 1,25,000 रुपए है, और आपके एम्प्लॉयर ने 1,25,000 काट लिया, तो आपकी बैलेंस टैक्स लाइबिलिटी जो है वो, आपकी बैलेंस टैक्स लायबिलिटी जो है वो कितनी बन जाएगी, 0। यहां तक बात की समझ आई? जी सर सर, ये एक बात। जी जी जी, बताइए, पूछा किसी ने? सर एक बात है कि जैसे अब मेरी सैलरी आ रही है सपोज, ठीक है, वो मुझे मेरा बैंक जो है वो टैक्स काट के दे रहा है, तो यानी कि ये जो लेस टैक्स है, ठीक है, ये मेरी सैलरी में से जो कट के टैक्स कट चुका है ये वो है। और फिर जो मेरे एसेट मिला के जो बैलेंस टैक्स लायबिलिटी मैं पे करूंगी, जो मैं एनटीएन फाइल करूंगी 10,000, वो होगा। पहले विदहेल्ड जो बन रहा था मेरा बन रहा है 1,35,000, और फिर जो तो देखें, नहीं, अगर पेएबल टैक्स बन रहा है 1,35,000 मेरा। जी जी बोले। ये जी आप बताएं आप। पेएबल टैक्स बन रहा है वो 1,35,000 बन रहा है, और विद हेल्ड जो बन रहा है, जो मुझे कंपनी काट के दे रही है, जो मेरी फॉर्म काट के दे रही है, वो टैक्स कट के मेरी सैलरी जो दे रही है वो 1,25,000 मेरा टैक्स काट रही है। और फिर जो मेरे पास बैलेंस टैक्स लाइबिलिटीज आ रही है वो 10,000 आ रही है, मैंने एनटीएन फाइल करते वक्त पे कर। एनटीएन फाइल नहीं होता बेटा, टैक्स रिटर्न फाइल होती है। अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते वक्त आपने साथ जमा कराना है, अगर कम कटा है तो। हाँ यानी। अगर बिल्कुल हम्म। नहीं कटा तो आपने जमा कराना है। जैसे अगर आपकी बिजनेस इनकम है तो आपका टैक्स तो कोई नहीं कटा हुआ, आपने फिर सारा जमा कराना है। अगर आपकी रेंटल इनकम है तो उसके ऊपर टैक्स विदहेल्ड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, तो उस सूरत में अगर बैलेंस है कोई तो वो आपने जमा कराना है। और अगर बिल्कुल नहीं कटा तो आपने सारा जमा कराना है। और ऐसे केस भी होते हैं कि आपका टैक्स ज्यादा कटा होता है, तो फिर यहाँ पे आपका टैक्स लाइबिलिटी के बजाय यहाँ पे रिफंड आ जाता है, तो वो आपको रिफंड भी आप क्लेम कर सकते हैं जी। कोई और सवाल है? आगे चलो। अच्छा जी, वेल, सर एक्सक्यूज मी सर, जी 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 बताइए। एक क्लाइंट है, वो गन्ने का काम करता है। ये गन्ने का जो कंडे होते हैं ना,
यानी कि वो मिडल मैन का काम करता है, मिल के दरमियान और किसान के दरमियान ना। तो उसको एक तो मैं किस कैटेगरी में लेके जाऊंगा? सेकंड जो क्वेश्चन है वो ये है कि उसके जो वो गन्ना खरीद करता है, खरीद करने से मिल में पहुंचाने तक उसको टैक्सेस देने पड़ते हैं, कुछ टूल टैक्सेस, कुछ सड़क रोड रोड टैक्सेस, टैक्सेस देने पड़ते हैं। तो जब मैं फाइनल उसकी ये जो स्टेटमेंट ये बनाऊंगा तो उसमें ये डिडक्शन होगी उसकी आया कि या नहीं होगी? बेटा अभी इस टॉपिक को एड्रेस करना है कि टैक्सेस जो होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं। एक आपके फेडरल टैक्सेस होते हैं, एक प्रोविंशियल टैक्सेस होते हैं। जो तो एफडीआर के टैक्सेस हैं, ठीक है, वो वाले टैक्सेस तो जैसे इनकम टैक्स है, तो इनकम टैक्स तो जहां जहां भी कटेगा वो एडजस्ट हो सकता है, ठीक है, प्रोवाइडेड वो एडजस्टेबल टैक्स है। लेकिन आपकी जिस टैक्सेस की आप बात कर रहे हैं, टोल टैक्स की बात कर रहे हैं आप, रोड सेस का जो टैक्स होता है आप उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है ना, टिल सीपीआर जनरेट होने तक, गेन, उसको सीपीआर ही बोलते हैं ना, गेन प्रोसेसिंग रिसीट होती है कि पता नहीं प्रोक्योरमेंट रिसीट होती है, ठीक है, उसके इशू होने तक, जी, इसी किस्म। जी, उसके इशू होने तक जो है, जो भी उसके पहले टैक्स कटे हैं, चूंकि वो इनकम टैक्स नहीं है इसलिए वो एडजस्टेबल नहीं है, ठीक है, वो उसमें देने ही देने हैं। ठीक। अगर कोई उसका इनकम टैक्स कटा है ना कहीं से, तो वो एडजस्टेबल है। ठीक। अच्छा, कोई और सवाल? नहीं? चल, अच्छा, अब ये तो हो गया इनकम टैक्स रिटर्न जो है उसका पार्ट। अभी है वेल्थ स्टेटमेंट। वेल्थ स्टेटमेंट क्या होती है? वेल्थ स्टेटमेंट होती है बैलेंस शीट। ये बनती है बैलेंस शीट के फार्मूले के तहत। ये बनती है एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना, उसके फार्मूले के तहत कि रिसीट्स आर इक्वल टू पेमेंट्स या एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। ये एक अकाउंटिंग इक्वेशन आपने पढ़ी होगी, उस फार्मूले के तहत बनती है। अभी मैं कहता हूं कि आपके पास जो वेल्थ स्टेटमेंट है ना, अच्छा, आपको मैं कहता हूं कि आपने जो टोटल इनकम कमाई है पिछले साल में वो कितनी है? ये हो गया इसका, मैं कहता हूं आपके पास आया ये है इनफ्लो, और आपका ये आउटफ्लो है। समझ रहे? आपके पास क्या आया है? आपके पास ये तीन तरह की इनकम आई है। क्या हुआ है? तीन तरह की इनकम आई है। आपके पास 18 लाख सैलरी से आया है, 2 लाख आपको मेडिकल अलाउंस मिला है, 5 लाख आपको एग्रीकल्चर इनकम मिली। ठीक है ना? समझ गए यहाँ तक? इसमें से आपने किया क्या है? इसमें से आपने किया ये है कि आपने ये एक्सपेंसेस पे किए हैं। ये एक्सपेंसेस कितने पे किए हैं आपने? 2 लाख आपने बच्चों के एजुकेशन पे लगाया है, 2 लाख आप, सॉरी, 1,25,000 जो है वो आपने 1,25,000 आपने यूटिलिटीज पे लगाया है, और 1.5 लाख जो है आपने अदर हाउस होल्ड एक्सपेंसेस पे लगाया है। ठीक है, उसके बाद आपकी जनाब और आउटफ्लो आपका क्या है? और आउटफ्लो है कि आपने ये बैंक के अंदर आपने उनमें से रखा हुआ है कितना? 2.5 लाख रुपया। बाइक उससे लिया आपने 1,25,000 का, और आपका प्लाट जो है वो आपने फाइल हुई ली है 1 लाख रुपए की। अगर इसका हम टोटल करें तो हाँ, इसमें से आपने टैक्स भी पे किया है 1,25,000, ठीक है,
ये आपका आउटफ्लो है, वो इसी इनकम में से किया है, क्योंकि ये ग्रास इनकम होती है, टैक्स उसमें लेस होता है। मैं कहता हूँ कि आपका जो टोटल है वो 25 लाख आपने कमाया है पूरे साल में, और आपका जो आउटफ्लो हुआ है वो जनाब हुआ है 10,75,000 रुपए। समझ गए? तो आपका डिफरेंस कितना है? आपका डिफरेंस है माइनस 14,25,000। ये किधर किया आपने? ये रिकंसिलेशन जो भी आपने वेल्थ स्टेटमेंट पे बनाई है। ओह, मैं कहता हूँ नहीं 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 नहीं, इसमें ऐसा है कि मेरे पास जो है ना वो कैश पड़ा है 5 लाख रुपया। इसमें से मैंने बेगम को ना गोल्ड भी लेके दिया था, मैंने बेगम को गोल्ड लेके दिया था 8 लाख रुपए का। ठीक है? और ये 1,25,000 जो है ना, ये मैंने वो सॉरी सॉरी इसमें से मैंने एक इंश्योरेंस पॉलिसी भी परचेज की थी 1,25,000। तो ये जनाब आपने जितना कमाया है, जितना आपका इनफ्लो हुआ है, वो सारे का सारा आउटफ्लो हो गया। ठीक है? क्योंकि आप जो अर्न करते हैं वो या तो आपका एक्सपेंस आउट हो जाता है, या आपके बैंक के अंदर पड़ा होता है, या कैश की फॉर्म में पड़ा होता है, या आपने इस कहीं पे इन्वेस्टमेंट की होती है। ठीक है? तो ये दोनों साइडें इसकी बराबर रहती हैं। जैसे कि बैलेंस शीट होती है, जैसे पे अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, तो ये उसके मुताबिक चीजें मूव होती हैं। तो आपका इनफ्लो जितना हुआ, जितने पैसे आपके पास आए, वो आपके पास किसी ना किसी शक्ल में उसका जो है वो सोर्स होना चाहिए कि वो किधर गए। ये होती है बैंक स्टेटमेंट। यहां तक समझ आया आप? ये सारी बातें। ये वेल्थ स्टेटमेंट सर, इसमें ये ज्यादा रखनी चाहिए, थोड़ी रखनी चाहिए, जितना उनका अमाउंट होना चाहिए उतना रखनी चाहिए, ये इसका क्या सीन होता है सर, इसके अगर बारे में मैंने थोड़ा। लाइक सपोज, अच्छा ठीक है, आप बोल रहे हैं। जी जी, नसीर आप पहले बता दें। नसीर आप कंप्लीट हो गया आपका? चलिए तमीना आप बताइए। अच्छा, इसी तरह वो 1 मिनट से कम टाइम रहेगी।